तो आज हम शुरुआत करने चल रहे हैं जो है ये पेपर आपके सामने है 22 जनवरी 2017 का। 2017 में दो पेपर हुए थे, मैं आपको बता दूं 2017 में दो पेपर हुए थे। एक पेपर आपका हुआ था 22 जनवरी को, एक पेपर आपका नवंबर में किया गया था, सोशल वर्क का था। ठीक है, दोनों में जो है अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो है आप लोगों से एक आध प्रश्न मिल सकते हैं। देखिए, एक तो प्रश्न जैसे अगर मैं कहूँ कि यही प्रश्न रिपीट हो सकता है, और एक प्रश्न देखिए इन्हीं ऑप्शनों से भी आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन को लेकर चलता हूँ, तो अंत तक देखिए, बने रहिएगा, समझिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिएगा आप सभी लोग। और मैं स्टार्ट करता हूँ आज का पहला प्रश्न, और ये पेपर है 22 जनवरी 2017 समाज कार्य का, NTA UGC नेट का। प्रश्न एक है, अभ्यास जनित बुद्धि से क्या आशय बन सकता है। देखिए, अब तो यहाँ पे आपको बता दूं कि अब मैंने कभी शायद इस तरीके का बोला भी नहीं होगा आप लोगों से, सिर्फ प्रश्नों में ही बोल रहा हूँ कि अभ्यास जनित क्या होता है। तो अब आपको समझना यहाँ पर ये है कि ये किस पे आधारित हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, आपकी बात क्या है, प्रैक्टिस को थोड़ा सा सोचिए एक बार आप लोग, प्रैक्टिस से बात है संधि विच्छेद करने के। जब प्रश्न समझ में ना आए, संधि विच्छेद करें। दूसरी बात अगर हम करें बुद्धि को, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो अभ्यास जनित का मतलब होता है आधार, बेस। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप बताइए जरा कि अपने बुद्धि के आधार पे जब आप कोई प्रैक्टिस करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए आपके समझ से, आपके समझ से। क्या आप ऐसा करना उचित समझेंगे कि दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता के निजी अनुभव पर आधारित कौशल करें, मतलब आप किसी का कॉपी कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस के दौरान में आपको शोभा नहीं देता, आपको ये शोभा नहीं देता। दूसरी बात करते हैं शोध के किसी निजी, शोध का मतलब होता है रिसर्च। अब शोध के निजी अनुभव पर आधारित कौशल, मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि जो अनुभव जैसे शब्द जब मिलते हैं तो हम सीधा सीधा सा क्या लगाते हैं कि भाई वो ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, वो ऑप्शन सही होता है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी प्रश्नों पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि दो ऑप्शन में अनुभव लिखा हुआ है। हम बात थर्ड की बात कर लेते हैं कि अभ्यास के निजी अनुभव पर आधारित कौशल होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए बी भी है और सी भी है, ध्यान से समझिए आप लोग। डी को देख लेते हैं एक बार, सामान्य तर्क बुद्धि पर आधारित कौशल। बेसिकली क्या होता है, हम सामान्य तर्क बुद्धि जब तर्क की बात करते हैं तो ये एक्टिविटी बेसिकली सृजनात्मकता वाले में आ जाता है। अब सृजनात्मकता में आता है तो मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली टैबलेटेड के आधार पे नहीं होता है, ये कैलकुलेटेड के आधार पे होता है, दी गई चीज़ें होती हैं किताबों वगैरह में। ठीक है, तो सामान्य बुद्धि तर्क, मैंने अगर आपसे बात करूं कि एक बच्चे की आयु, मानसिक आयु 10 वर्ष है, वास्तविक आयु उसकी 5 वर्ष है, तो आप बताइए उसकी IQ लेवल क्या होगा। तो आप सीधा सीधा करते हैं कि मानसिक आयु जो उसकी है 10 वर्ष है, और वो बच्चा जो है, जो क्रोनिकल एज है, जो वास्तविक आयु है वो 5 वर्ष है। और फिर मल्टीप्लाई आप 100 से करते हैं तो यहाँ पर 20 आता है, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आपकी बन जाती है IQ। तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ये सामान्य तर्क बुद्धि वाले आधारित पे आ जाते हैं, एज अ क्रिएटिव चाइल्ड वाले। तो मैं आपसे कहूँगा कि यह प्रैक्टिस पर आधारित नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊं, ऑप्शन आपका पहला और डी को काट दीजिए क्योंकि ये बेसिकली है ही नहीं प्रश्न के आधार पर। दूसरी बात यहाँ पे कि ये अगर हम ट्रिक भी लगाएं तो भी नहीं है। हाँ, ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, लेकिन बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि शोध के निजी अनुभव पर आधारित है। तो शोध के निजी अनुभव तो होना तो चाहिए, ये बात तय है, लेकिन प्रश्न रिसर्च पर नहीं है, शोध को नहीं रिप्रेजेंट किया गया है ना। प्रश्न अगर हम बात करें ये प्रैक्टिस पर है सोशल वर्क में, तो हम देखें सी को, अभ्यास के जनित अनुभव पर आधारित कौशल होना चाहिए। आप सबका अनुभव यहाँ पर आधारित होना चाहिए। तो निजी का मतलब था कोई निजी प्राइवेट संस्था की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग उसको काट दीजिए, नहीं, निजी का मतलब स्वयं का अनुभव। अगर मैं यहाँ पे निजी के बजाय मैं स्वयं अनुभव लिख दूँ, स्वयं का अनुभव, तो शायद आप लोग अच्छे समझ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो होगा वो थर्ड वाला सबसे बढ़िया माना जाएगा, है ना। थर्ड वाला ऑप्शन सबसे बढ़िया माना जाएगा, क्योंकि अभ्यास ज्ञान को परिभाषित करना, ज्ञान की व्यक्तिगत और मूल्य चलित प्रणाली जो बाहर निकलती है, आपको मालूम होना चाहिए कि अभूतपूर्व अनुभव के बीच लेन देन, क्लाइंट की स्थिति और वैज्ञानिक जानकारी का उपयोग अभ्यास आधारित प्रणाली ही है और कौशल तथा निजी अनुभव पर आधारित है। तो कभी आपको जरूरी नहीं है कि निजी अनुभव ही ऑप्शन मिले, आपको मिल सकता है एक ऑप्शन में ये भी कि वैज्ञानिक जानकारी का उपयोग, तो वो ऑप्शन भी सही है आपका। अगर आपको वैज्ञानिक जानकारी का उपयोग मिलता है तो ये आप कर सकते हैं। आपको अगर हम बात करें अनुभव की लेन देन, अनुभव की लेन देन क्या है, अनुभव की लेन देन का मतलब तो विनिमय करने की बात मैं कर रहा हूँ आपको।
तो लेन देन की प्रक्रिया का मतलब होता है कि आप अनुभव शेयर करें। ये भी ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि ये अभ्यास जनित पर है। अभ्यास जनित भी यही 3 पॉइंट बन सकते हैं कि एक अभ्यास लेन देन की बात हो सकती है, एक वैज्ञानिक उपयोग का भी बात हो सकती है और एक निजी अनुभव की बात हो सकती है। ये 3 ही बात आएगी अगर ये प्रश्न बनता है तो, इसके अलावा कोई चीज़ बनती ही नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ अप्लाइड के आधार पे 3 ही बात आएगी लिखने को लेकर। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों से पूछा भी था, क्वेश्चन नंबर 2 के आधार पर ही एक प्रश्न आया था, मैंने पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था कि जो एक्टिव लिसनिंग है, जो सक्रिय श्रवण है, उसकी अवधारणा का जनक कौन माना जाता है? सर कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स, वेरी गुड, 1957 में। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इसके बारे में। और ये बेसिकली अगर हम बात करें, कार्ल रोजर्स इतना महान व्यक्ति है कि क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी भी दिया है। और इसके साथ साथ जब 2 बात आपको पता हो गई अच्छे से, तो तीसरी बात भी आपको पता हो जानी चाहिए कि फ्रीडम टू लर्नर, फ्रीडम टू लर्नर ऐसे भी शब्द हमें देखने को मिल जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? कार्ल रोजर्स का है, 1969 में। एनकाउंटर ग्रुप एक आता है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कभी कभी हो सकता है आप लोगों से भी पूछ लिया जाए। एनकाउंटर, ये देखो मेडिकल सोशल वर्क के प्रश्न है, ग्रुप के बारे में सन 1970 में पूछा गया प्रश्न था कार्ल रोजर्स के द्वारा। सॉरी, प्रश्न पूछा 70 में नहीं गया था, ये हाल ही का प्रश्न है, मेडिकल सोशल वर्क का है। ये 1970 में आया था एनकाउंटर ग्रुप, ठीक है, याद रखिएगा। विलियम रीड आप जानते हैं, टास्क सेंट्रल प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, समाज कार्य अभ्यास में समस्या समाधान के दृष्टिकोण पर बात करते हैं और क्लाइंट के स्वनिर्धारण पर बल देते हैं। व्यवहार चिकित्सा के माध्यम से एकीकृत की एक्टिविटी को संचालित करते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, टास्क सेंट्रल प्रैक्टिस में विलियम रीड प्लस में उनकी वाइफ का नाम जो है लोरा, याद रखेंगे सभी लोग, 1970 में। सिगमंड फ्रायड तो आपको तो इतना ज़बरदस्त याद हो चुका है, पूछिए मत कुछ। आगे बात करते हैं जॉन बॉल्बी के बारे में। आपने नाम सुना होगा जॉन बॉल्बी, एक सुरक्षित मतलब ग्रुप की बात किया उन्होंने, कम्युनिटी की बात किया उन्होंने। जॉन बॉल्बी ने कहा कि एक सुरक्षित समुदाय होना चाहिए, एक सुरक्षित समूह होना चाहिए, इस तरीके की बात कहा था। किस विद्वान ने? तो जॉन बॉल्बी ने। हालांकि सुरक्षित अगर प्रश्न आता है तो जॉन बॉल्बी का ही नाम याद रखिएगा, केवल सुरक्षित शब्दों को रिप्रेजेंट करता है तो एक सुरक्षित। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इन्होंने व्यक्तित्व और मानसिक बीमारी के बारे में बात किया था जॉन बॉल्बी ने। किसके बारे में? व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी, और मानसिक बीमारी तो बहुत सारी होती है, मानसिक रुग्णता जैसे शब्द जब हमें देखने को मिलता है 1940 के दौरान में जॉन बॉल्बी ने बताया था। समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में है, बेसिकली जब आप चिकित्सा समाज कार्य, मनोचिकित्सा समाज कार्य पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को इसका नाम मिल जाता है। आप हरियंट की बुक उठाएंगे तो आपका इसका नाम देखने को वहाँ पर भी मिल जाएगा, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, अच्छा समझते चलिएगा, ऑप्शन भी बताते रहिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 हमारे सामने कि निम्न में से कौन समाज कार्य के दायरे से बाहर है। मैंने आप लोगों को एक बार इसके बारे में चर्चा भी कर चुका हूँ। अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए ये, है ना, कि समाज कार्य के दायरे से बाहर कौन सा है। तो समाज कार्य के दायरे से बाहर की अगर हम बात करते हैं तो अवचेतन है। हाँ, अवचेतन जो ये शब्द है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए आप सभी लोग कि अवचेतन मन में वह प्रक्रिया होती है जो स्वचालित रूप से होती है और आत्मनिरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं होती है। तो कारण क्या था कि ये बाहर हुआ है? समस्या केवल एक बात की थी, आत्मनिरीक्षण नहीं करती, इस वजह से समाज कार्य के दायरे से बाहर थी। आत्मनिरीक्षण होना जरूरी था। बाकी उपचेतन की बात करूं, पूर्व चेतन की बात करूं, सचेतन की बात करूं तो उसमें आत्म निरीक्षण की बात कही जाए। हाँ, तो विचार प्रक्रिया, याद, रुचि और प्रेरणा को शामिल करती है और यह समाज कार्य के दायरे से बाहर रखती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने ये था, तो इसका सही जवाब हम मानेंगे क्या? ऑप्शन नंबर 4। सचेतन अगर हम थोड़ा सा जिक्र करें तो सचेतन बेसिकली क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? सजग होने की बात करता है, सचेत होने की बात करता है, होश में होने की बात करता है, जगा हुआ की बात करता है। कहने का तात्पर्य किसी वस्तु के अस्तित्व के प्रति सचेत रहना, किसी के प्रति जागरूक या सजग रहना, चाहे कोविड-19 हो, चाहे कोई भी टाइप की बीमारी हो, उसके प्रति सचेत रहना। पूर्व चेतन क्या होता है?
पूर्व चेतन मस्तिष्क के अव्यक्त भाग जो चेतन मन के लिए आसानी से उपलब्ध होता है, हालांकि वर्तमान में इसका उपयोग नहीं होता है। सिगमंड फ्रायड एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस शब्द का उपयोग किया, दमित बेहोश का हिस्सा माना, और दमित पूरा बेहोश जो एक्टिविटी रही वो शामिल नहीं किया। लेकिन जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, कुछ कंडीशन के लिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि ड्रिंक करने के बाद तो वो अपने होश में नहीं रहते, तो वो प्रक्रिया जो कहलाती है बेसिकली मस्तिष्क के अव्यक्त भाग को बोल देता है, क्योंकि वो आपकी पूर्व चेतन होती है। अगर पूर्ण रूप से बेहोश हो जाए तो वो क्रिया सच्चे इसमें नहीं आएगी पूर्व चेतन में। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से अगर बेहोश है तो वो पूर्व चेतन में नहीं आएगा। दूसरी बात करेंगे उपचेतन के बारे में। उपचेतन क्या होता है? मन में मौजूद लेकिन चेतना के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं है। जागरूकता अवचेतन प्रेरणाओं में प्रवेश किए बिना विचार, भावना, व्यवहार प्रभावित करना, वह बेसिकली उपचेतन का पार्ट बन जाता है। तो मैं आपको याद कराऊंगा कि आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यही आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, अंक गणती। देखिए ऐसे प्रश्न, ये प्रश्न है आपकी रिसर्च से, एक प्रश्न आपको मिला देखने को। अब रिसर्च को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, सारे बच्चे रहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, सोशल वर्क में रिसर्च को लेकर टेंशन मत लीजिएगा। आगे बढ़िए, देखिए प्रश्न को पढ़िए कि अंक गणतीय औसत से एक क्रम में किसी मद विशेष का डिवीजन। देखो ये डिविएशंस है, डिविएशंस का मतलब क्या होगा? विचलन। आप समझ गए होंगे। प्राप्त किए जाने की स्थिति में जो डिविएशनों के वर्गों के, अब देखिए विचलनों के वर्ग की बात कर रहा है, औसत के वर्गमूल के निम्न रूप में क्या कहेंगे? क्या कहना? बस बहुत बढ़िया आपने पकड़ा यहाँ पे। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका बी ही सही है। बेसिकली सांख्यिकी में या प्रायिकता के सिद्धांत में, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो रही है उसके सिद्धांत में, तो हम बेसिकली डेटा का सेट या प्रायिकता का जब वितरण करते हैं तो हमने आपको बताया भी है प्रसरण के वर्गमूल, प्रसरण के वर्गमूल के बारे में बात किया है। और प्रसरण का वर्गमूल केवल यहाँ पे प्रश्न था। प्रसरण के वर्गमूल कह लीजिए आप या औसत के वर्गमूल कह लीजिए, केवल इस प्रश्न में इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो लाइन लिखा है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। केवल इसका मतलब पूछा है औसत के वर्गमूल को कहा क्या जाता है? भैया मानक विचलन कहा जाता है, स्टैंडर्ड डिवीजन कहा जाता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका जिसका सही है। तो ये प्रश्न देखो मैंने करवा रखा है, आया हुआ प्रश्न है, पिछले टाइम में हमने करवाया भी था। आगे अगर हम बात करते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, और भी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। हम अगर बात करते हैं यहाँ पर एक माध्य डिविजन्स के बारे में। बेसिकली माध्य तो आप समझते हैं एवरेज को लेकर, एवरेज को लेकर। तो जो ये मीन एवरेज की बात करता है, बेसिकली एवरेज एब्सोल्यूट डिविजन्स होते हैं। ये डेटा सेट का औसत पूर्व विचलन है, ये जो एक केंद्रीय बिंदु के पूर्व विचलन का औसत माना गया है, और सांख्यिकी फैलाव और परिवर्तनशीलता का सारांश का आंकड़ा है ये। तो जब कभी माध्य विचलन मिले आपको, तो आप सीधा सा एक बात सोचिए कि परिवर्तनशीलता का सारांश का आंकड़ा बताता है जो सांख्यिकी फैलाव है, जो डेटा का नंबर का जो फैलाव है। अब नंबर का फैलाव का मतलब ये नहीं है कि आप ये फैलाव बोलते हैं इसको, 10 से 20 हमने बोला ये फैलाव है। ये फैलाव के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसके अंदर कुछ फ्रिक्वेंसी दी होती है। इन फ्रिक्वेंसी की, देखिए प्रश्न नहीं पूछा जाता है इस तरीके से न्यूमेरिकल नंबर, आपसे केवल इसके बारे में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। ये मैं कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ आप लोगों से। फैलाव है नंबर का, ये सांख्यिकी का फैलाव है, ये जो दिया गया है। और इसी के अगर हम बात जब करते हैं तो परिवर्तनशीलता का जो सारांश का आंकड़ा बनता है, जैसे हमने कहा कि भाई 15, 25, 35, 45, और जिस हमने ये क्या निकाला, ये मानक विचलन निकाला। जब हम इसका वर्गमूल करते हैं तो ये बन जाएगा औसत का वर्गमूल, तो ये प्रश्न आ जाता है मानक विचलन में। यहाँ तक की क्रिया जो बनती है हमारी, इन टोटली क्रिया को जो हम कह लेते हैं उसको मानक विचलन कह लेते हैं। फिर हमारे सामने एक बात और आती है परास को लेकर। परास कितने लोग जानते हो? कोई बताना चाहेगा मुझे? फैलाव बोलते हैं ना। परास, परास बेसिकली एक सिंपल सी बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। रेंज मैं आपको बता दूं, रेंज जो बताता है एक ऐसी सीमाएं जिनके भीतर कोई वस्तु घट बढ़ सकती है, बड़े व छोटे मूल्यों के बीच का अंतर की बात करने लगता है। जैसे मैंने कोई दी गई संख्या होती है बड़े छोटे अंक में, अब जैसे मैंने आपको दे दिया 3, 4, 2, 9, 7, 8, 12, तो आपने यहाँ पे सोचा कि भी ये नंबर है कौन कौन से,
है ना, ये नंबर। तो यहाँ पे ये छोटे बड़े मूल्य दिए गए हैं। अब इनके हम जब बात करने लगते हैं तो इनके जब अंतरों की बात करते हैं तो हमें पता चलता है परास। मैंने आपको निकाला परास, तो सबसे छोटी संख्या हमने लिया, सॉरी सबसे पहले बड़ी संख्या लिया हमने 12 इस नंबर में पंक्ति में है, फिर हमने सबसे छोटी संख्या लिया 2 इसमें है, और हमारे सामने निकल के आया 10, और ये हमारा क्या बन जाता है, रेंज। ये हमारा रेंज बन जाता है। परास इस तरीके से निकालते हैं। वैषम्य में क्या होता है, बेसिकली वैषम्य एक प्रकार की विषमता के नाम से जाना जाता है, जो है सिकनेश के नाम से भी जाना जाता है इसको संभावना का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है वैषम्य को। और वास्तविक मूल्य जो है मूल्यवान यादृच्छिक वेरिएबल्स के संभाव्यता होती है उसके वितरण की विषमता का एक उपाय माना जाता है। तो बेसिकली यह अपरिवर्तित होता है। तो इसमें 3 ही टाइप के बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक निगेटिव बनता है, एक पॉजिटिव बनता है, एक जीरो बनता है। निगेटिव में आप जानते हैं इस तरीके के कुछ डायग्राम आपके सामने देखने को एनपीसी के रूप में मिलता है। जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ये पॉजिटिव के रूप में आता है। जब हम जीरो की बात करते हैं तो हमारा जहाँ एनपीसी के बारे में हम बात कर रहे थे, इस तरीके की क्रिया प्रतिक्रिया को देखने को हमें मिल जाती है। तो इसमें 3 चीज़ें भी हमें देखने को मिल जाती है, जो हमने 3 परतों के बारे में बात किया, 3 लाइन के बारे में बात किया था, प्लेटोकर्टी, लिटो और जो एक मीजोकर्टी, और एक आपका क्या बनता है, लेप्टोकर्टी, है ना, प्लेटोकर्टी। हाँ। तो ये 3 टाइप के जो है कुकदी देखने को हमें मिलती है, कर्टोसिस देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि एकांत प्रिय असंवेदनशील, देखिए ये प्रश्न भी अच्छा है, और दूसरों के प्रति लापरवाह लोगों में निम्न में से क्या प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है ना। तो ये बहुत अच्छा प्रश्नों का आज चुनाव किया था रूपम ने, भाई इन्होंने बोला था कि 17 करा दीजिए। अच्छा प्रश्न देखिए यहाँ पर देखने को अभी तक मुझे मिल रहे हैं सारे के सारे प्रश्न। तो ये अगर हम बात करते हैं 5वें नंबर का, तो एकांत प्रिय बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको अच्छे से पता चल जाना चाहिए। असंवेदनशीलता और दूसरों के प्रति लापरवाह लोगों की बात कर रहा है, और इन ऐसी प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है जो हठ धर्मिता होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हठ धर्मिता क्या, ये शुद्ध हिंदी है, तो बेसिकली इसको दृढ़ निश्चयात्मकता। कुछ व्यक्ति ऐसे अभी आपको मिल जाते होंगे कि सिद्धांतवादी होते, जैसे नहीं कहते हो कि आप भाई जो बोलता है वो करता है ना, है कि नहीं। तो ये बेसिकली क्या है, जो दृढ़ निश्चयात्मकता वाला जो शब्द आता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो कभी कभी एकांत प्रिय का भी रिप्रेजेंट करता है और असंवेदनशीलता को भी रिप्रेजेंट करता है ये शब्द। तो मुखरता संचार का एक स्वरूप तरीका है यह अपने लिए इस तरह से बोलने की क्षमता है जो ईमानदार और सम्मानजनक है। लोगों की शैली बहुत आक्रामक भी होती है, हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे हठ धर्मिता जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का नहीं, हठ धर्मिता में एकांत प्रिय असंवेदनशीलता नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ये देखो, ये आपका नहीं होगा, मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये नहीं होगा। बेसिकली क्या है कि इसने मैंने एक शब्द देखो यहाँ पे, एकांत प्रिय की जो क्रियाविधि होती है, एकांत प्रिय की जो क्रियाविधि होती है, कहने का मतलब जैसे जो ईमानदारी के दिखाना, सम्मानजनक शब्द पाना, लोगों की शैली में बहुत आक्रामक होना, ये आक्रामक की वजह से यहाँ पे हठ धर्मिता को हटाया गया है। तो ये बेसिकली नहीं माना जाएगा, है ना। तो ये नहीं है, ये एकांत प्रिय और असंवेदनशीलता, दूसरों के प्रति लापरवाह, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता है। दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है, लापरवाह कैसे हो सकता है, एकांत प्रिय, हाँ असंवेदनशीलता को हम कह देते थे उसके आधार पे, लेकिन ये नहीं है। मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए को आप अभी यहाँ पे काट दीजिए, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। तो आप एक शब्द इसमें क्या याद रखिएगा, लोगों की ऐसी कुछ शैली हो जो आक्रामक होती है और बोलने की क्षमता है जो ईमानदार और सम्मानजनक होता है। तो ये बेसिकली दृढ़ निश्चितता को बताती है, ये शब्द याद रख लीजिए। यहाँ से अनुकूलता की बात कर लेते हैं। अनुकूलता का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से सहमतता, है ना, सहमत होना। तो सहमति एक व्यक्ति, जी क्या करें आप, संवेदनशील हो जाएगा अनुकूल। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, राइट। तो देखिए, सहमति एक व्यक्तित्व विशेषता है बेसिकली, जिसमें सहकारी, विनम्र, दयालु, मैत्रीपूर्ण के रूप में वर्णित किया जा सकता हो। सहमति में उच्च लोग अधिक भरोसेमंद, स्नेही, परोपकारी होते हैं। ऐसे अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली अनुकूलता जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करने लगता है ये। चालबाजी तो आप समझ ही रहे होंगे, ये कुशलतापूर्वक कार्य संचालन करना, हस्त कौशल और व्यवहार कौशल, एक प्रकार से मैनिपुलेशन जो एक्टिविटी होती है ना, वो आपकी चालबाजी को रिप्रेजेंट करती है। मन स्तनपिता की बात करें, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ये बेसिकली आक्रामकता
असंवेदनशीलता, आवेग, अनोखापन, असामाजिक व्यवहार की विशेषता वाले ऐसे शब्दों के बारे में बताया जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस प्रश्न का जवाब असामाजिक व्यक्तित्व विकार के बारे में सोचिए। असामाजिक व्यक्तित्व विकार के बारे में सोचिए, और जैसे ही आप सोचेंगे तो ये शब्द आपको सीधा सीधा लेके जाएगा एकांत प्रिय, असंवेदनशीलता और दूसरों के प्रति लापरवाह की तरफ। ऑप्शन नंबर आपका डी ही करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पर डी ही सही जवाब है। संस्कृति का प्रेषण, संस्कृति का प्रेषण हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। सामाजिक होता है। ओके, हाँ सर, बी आएगा। यहाँ आपने सही दिया। जो संस्कृति का प्रेषण है वो सामाजिक होता है, अनुवांशिक नहीं होता है ना। बेसिकली संस्कृति किसी समाज, देश है ना आदि के प्रथा, विचारधारा, विश्वास, कौशल, साहित्य है ना और संजीवती, ये जैसे शब्दों को अगर कोई रिप्रेजेंट करने वाला शब्द है वो संस्कृति ही तो है। और संस्कृति लेके जाती है पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव बेसिकली आपको संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र रूप में जाना जाता है। तो हम समाज के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, कार्य करते हैं, इत्यादि जो भी क्रियाविधि या एक्टिविटी करते हैं तो हमारे सामने दिखने लगता है, मूर्त रूप में दिखने लगता है। तो ऐसी कंडीशन पे हम संस्कृति का जो है नाम समाज से रिप्रेजेंट करते हैं। यही हमारा सही जवाब रहेगा। बाकी अनुवांशिक गलत हो जाएगा, राजनीतिक गलत हो जाएगा, और अनुवांशिक और राजनीतिक दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही रहेगा आपका। बात है समकक्षीय समूह के बारे में। समकक्षी समूह का मतलब होता है पीयर ग्रुप की बात। अब पीयर ग्रुप जो होता है आप समझ रहे, जैसे अभी आप लोग अगर मैं बात करूँ तो आप लोग पीयर ग्रुप में हैं, पीयर ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप सभी लोगों की जो एज होगी वो सिमिलर ही टाइप में होगी, है ना। मेरे हिसाब से जो है सभी लोग 28 और 35 के बीच में ही होंगे, उससे प्लस भी हो सकते हैं, है ना, कोई किसी का एज। तो ये आप सब जो है समकक्षी समूह में है, पीयर ग्रुप में है। और इसी तरीके से पीयर ग्रुप बच्चों के लिए भी होता है। जैसे अध्ययन करते हैं 5वीं क्लास के बच्चा जो पीयर ग्रुप होता है, वो 8वीं क्लास के बच्चा पीयर ग्रुप के होते हैं, है ना। ये सारे पीयर ग्रुप के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसे में समकक्षी समूह के सदस्यगण निम्न में क्या साझा करेंगे। अब आप लोग क्या साझा करना उचित समझेंगे, क्या? अच्छा, आप लोगों का कहना है कि एक समान पृष्ठभूमि, एक समान परिस्थितियाँ। हाँ, यहाँ पे सबसे पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, इससे बढ़िया ऑप्शन आपका परिस्थितियाँ होती हैं। परिस्थितियाँ का मतलब होता है कि एक प्रकार से अगर हम बात करें सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता, मतलब एक सहकर्मी समूह, एक सामाजिक समूह और उन लोगों का एक प्राथमिक समूह है जिसमें समान हित यानी समरूप आयु, पृष्ठभूमि है ना। पृष्ठभूमि का मतलब आप ये ना समझ लीजिए कि जैसे अगर मैं बात करूँ एक समान पृष्ठभूमि, क्या सभी की एज 25 साल है, 26 साल है, क्या सभी की एज 30 साल है, तो हमने एक समान पृष्ठभूमि का ले लिया। और जब हमने पृष्ठभूमि का केवल नाम लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई 25 साल का होगा, कोई 28 साल का होगा, कोई 30 का होगा, कोई 35 का होगा, कोई 37 का होगा। इस तरीके का हमने बात किया। ये बेसिकली समकक्षी समूह का रूप बन जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो आयु, पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थिति होती है और इस समूह में सदस्यों को प्रभावित करने की संभावना भी होती है। किशोरावस्था के दौरान सहकर्मी समूह नाटकीय परिवर्तन का सामना भी करते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर एक समान परिस्थितियाँ करेक्ट माना जाएगा, ना कि अध्ययन वृत्ति पुस्तकें भी, ना ही पृष्ठभूमि एक समान की, ना ही एक समान का मूल्य। एक समान का मतलब हो जाता है कि किसी हम पर्टिकुलर एक ही एज हो, एक ही लेंथ, एक ही मानसिक IQ लेवल, ये सारी चीज़ें बताने लगती है एक समान को लेकर, है ना। और अगर हम बात जब करते हैं एक समान परिस्थितियाँ के रूप में, तो एक समान परिस्थितियाँ उसके अंतर्गत कई एक्टिविटी हमें जो है शामिल जो है देखने को मिल जाती है, जिसमें सामाजिक समूह भी मिल जाता है, प्राथमिक समूह आ जाता है और उसमें समान हित आ जाते हैं, आयु आ जाती है, पृष्ठभूमि आ जाती है, सामाजिक स्थिति आ जाती है। ये सारी चीज़ें आती है एक समान परिस्थितियाँ में। केवल परिस्थितियाँ यहाँ शब्द है, एक समान कोई शब्द नहीं है, एक समान कोई शब्द नहीं है यहाँ पर। ये कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ शब्द है ना। केवल सवाल, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, परिस्थितियाँ, एक समान परिस्थितियाँ। क्वेश्चन नंबर 8 कि सामुदायिक जो है अभिगम में
एम जी रॉस, देखिए नहीं दिया। मैंने आप लोगों से इसके बारे में अच्छे से बताया कि रॉस महोदय ने बात किया है सामान्य रूपरेखा दृष्टिकोण का, तो आप लगा दीजिए ओके। विशिष्ट रूपरेखा दृष्टिकोण की बात की, आप इसको लगा दीजिए। मैंने फिर कहा था प्रक्रिया को लेकर, फिर इसको लगा दीजिए। ये रॉस ने बोला था, है ना। नियोजन नहीं दिया। और जब हम रोथ, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, जब हम रोथमैन की बात करते हैं तो आप कहते हो स्थानीय दिया था। अब देखिए हम 2001 के हिसाब से ही बात करते हैं, है कि नहीं, तो 1968 के हिसाब से चलते नहीं हैं, क्योंकि केवल अवस्थिति परिस्थितियाँ जो कि रोथमैन के 1968 में थी, बाकी सिमिलर वही चीज़ें वहाँ पे जो है मॉडिफाई किया था। फिर हम बात करते हैं सामुदायिक नियोजन के। सामुदायिक नियोजन को अगर हम बात करें तो ये शब्द आपको इग्नो की बुक में मिलता है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में, तो वहाँ पर सामुदायिक नियोजन के बजाय अगर सामाजिक नियोजन लिख रहा है तो कोई गलत नहीं लिख रहा है, सही शब्द है, ठीक है। तो सामाजिक नियोजन भी है आपका सही। और यहाँ पे अगर हम बात करें सामाजिक नियोजन के बाद भी, तो एक शब्द इसमें और जोड़ सकते हैं आप, नीति को भी। और फिर उसके बाद आता है सामुदायिक कार्यवाही। कार्यवाही को भी आप लोग क्या कर सकते हो, एक्शन का नाम भी दे सकते हो या क्रिया का नाम भी दे सकते हो आप लोग। तो ये रोथमैन का हो जाएगा। सिद्दीकी प्रतिवेश के बारे में बात किया, प्रतिवेश समाज की बात, प्रतिवेश विकास का मॉडल की बात किया है, व्यवस्था परिवर्तन की बात किया था, और संगठनात्मक परिवर्तन की बात किया था सिद्दीकी ने भी। तो हाँ, तो सिद्दीकी भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है, इन दोनों के नाम के साथ साथ आता है एक प्रकार से, ठीक है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो होगा 4 है, क्योंकि ये रोथमैन का दे दिया है 4 वाला। 9 की बात करेंगे। आप लोग जरा मुझे बताइए एक बार, रॉस किससे, इसमें से अच्छा सम्मिलित नहीं है, बताइए। सर गोरे व्यक्ति कार्य में नहीं आएंगे ना। ए डी वाला गलत है सर। डी वाला गलत है, तो गोरे किस में आएंगे फिर? सर ये डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, सोशल डेवलपमेंट में आते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही है, सोशल डेवलपमेंट में आता है। तो उनके साथ उसके आगे जो है मैडम 3 शब्द और नोट कर लीजिए आप, सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इसको भी आप ध्यान रखिए। माधव सदाशिव गोरे ने इस शब्द के बारे में चर्चा किया था। बात बता दूं मैं आप लोगों को कि इसके साथ साथ सोशल वर्क एंड सोशल वर्क एजुकेशन की बात भी इसी विद्वान ने किया था 1963 में। इम्पोर्टेंट विद्वान है ये, ठीक है। आप नाम जरूर अवश्य याद रखिएगा आप सभी लोग, है ना। क्या बताया सर? 1963 का सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट एक था, एक सोशल वर्क एंड सोशल वर्क एजुकेशन, सोशल वर्क एंड सोशल वर्क एजुकेशन, ठीक है। क्लियर, स्पष्टीकरण हुआ? बोल हाँ। अब देखिए ये प्रश्न सारे क्या आपको बता दूं, 2000 आप केवल 21 को छोड़ दीजिए, 2021 में नाम आए केवल एक रॉस का, 3 को छोड़ दिया। आए नाम एक ट्रेकर को, बाकी 3 को छोड़ दिया। इंडिविजुअल के रूप में 2021 में पेपर के रूप में आए ये लोग थे, तो यही लोग, कोई अलग से विद्वान उसमें जुड़ा नहीं गया, थे यही लोग। बस कुछ समझिए आप लोग, पेपर से ही पेपर बनाए जाते हैं, है ना। अब देखिए ये प्रश्न में अगर हम बात करूँ, कई बार प्रश्न पूछा गया, रिपीटेड है, तो मेरे हिसाब से इसको आप लोगों को तो याद हो जाना चाहिए। व्यक्तिगत समाज कार्य में अगर हम बात करें, कार्यात्मक अभिगम के जनक कौन माने जाते हैं? ऑटो रैंक। अभी हमने लास्ट टाइम में जो क्वेश्चन किया था, देखो इनके बारे में पूरी एक्सप्लेन जानकारी दिया था आप लोगों को कि भाई जो जस्सी ट्राफ्ट महोदय हैं फैमिली थेरेपी के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ तक कि इन्होंने रीडिंग टू डिस्कवरी योर फैमिली स्टोरी के बारे में बात किया। यहाँ तक कि फंक्शनल अप्रोच इन सोशल केस वर्क वॉज डेवलपमेंट, यानी इनकी बात अगर हम करते हैं तो बात में सबसे सही तरीके से अगर कार्यात्मक अभिगम को कोई डेवलप किया है तो ये जस्सी ट्राफ्ट का नाम है। ऐसी बात नहीं कि जस्सी ट्राफ्ट को हम निगलेक्ट करें, जस्सी ट्राफ्ट को याद होना चाहिए, लेकिन परंतु अगर एक प्रश्न जनक के रूप में आ रहा है तो आप इनका नाम को काट दीजिए, ऑटो रैंक को ही लगाइए आप लोग, क्योंकि जनक तो ऑटो रैंक ही माने जाते हैं। ऑटो रैंक बेसिकली ये जो है मनोविज्ञान से परे होके इन्होंने जो है कलात्मक और रचनात्मक अध्ययन को बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि इन्होंने प्रकारात्मक अभिगम को काफ़ी अच्छा डेवलप किया, और साथ ही साथ इन्होंने इच्छा चिकित्सा, जहाँ पे इन्होंने सहयोग और रचनात्मक जैसे क्रियाविधि को विल थेरेपी के रूप में भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। याद रखिएगा सभी लोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विद्वान है ऑटो रैंक। बात करेंगे गार्टन हैमिल्टन के बारे में, आप लोग इनके बारे में परिचित हैं, सभी लोग जानते हैं।
गार्टन हैमिल्टन, एमी गार्टन हैमिल्टन, इनकी एक ही किताब काफ़ी ज़्यादा फेमस जिसका नाम था थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क, 1940 के दौरान दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क रिकॉर्डिंग की बात भी किया था, क्या नाम था इसका? प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस रिकॉर्डिंग की बात किया था 1946 में। और साइकोथेरेपी इन चाइल्ड गाइडलाइन में गाइडेंस की बात किया था 1947 में। काफ़ी फेमस पर्सन है ये। और मैं आपको बता दूं, जो आप पढ़ते हैं NASW, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स फाउंडेशन, वो भी वहाँ पर भी इन्होंने गार्टन के द्वारा भूमिकाएं निभाई गई थी सन 1955 में। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर उनको इस बारे में दिया गया था। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ें आप उनको भी रिलेट करके याद रख सकते हैं, परंतु ये नहीं आपसे पूछा जाएगा कि NASW। क्वेश्चन दिया है ना 19 का, उसमें तो आपने आंसर ए डाला है। क्या चीज़? इसी का व्यक्तिगत जन्म नहीं, अगर गलत हो गया, वो गलत हो गया है, वो बाय मिस्टेक्स हो गया होगा, है ना। ऑटो रैंक को ही आप लोग प्राथमिकता दे प्लीज़, ठीक है, वो गलत हो जाता है। बाय द वे कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, है। सर आपने बताया था कि जर्सी ट्रस्ट ने इसको विकास किया है, आगे जाके उसको ज़्यादा डेवलप किया है। हाँ, डेवलप किया है, लेकिन बाद में क्या, लेकिन जनक तो हम ऑटो रैंक को ही मानेंगे, है ना। हाँ, आपने जनक का तो ऑटो रैंक ही बताया है हाँ, सर। जनक को तो हम ऑटो रैंक को ही मानेंगे ना। क्वेश्चन का आंसर सर ने ए दिया हुआ है, उसको बोल रही हूँ। चलो कोई बात नहीं मैडम, अगर गलत हो गया होगा तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। हो सकता है मैंने बोल दिया होगा आपसे, है ना, हो गया होगा, वीडियो में बोल दिया होगा, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो ओके सर। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ऑप्शन टालकार्ड पार्सन्स ले लेते हैं। टालकार्ड पार्सन्स महोदय के बारे में आप अच्छे तरीके से, भलीभांति तरीके से परिचित हैं। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सामाजिक क्रिया की संरचना और सामाजिक संरचना और व्यक्ति के बारे में बात करने वाला विद्वान जो है टालकार्ड पार्सन्स का ही भूमिका हमें देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा इनके बारे में। सामाजिक स्त्रीकरण में व्यक्तियों को ऊंचे नीचे पदानुक्रम में विभाजित करने वाला कोई अगर व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? टालकार्ड पार्सन्स। अब प्रकारात्मक आवेदक की अवधारणा को कोई बताने वाला अगर है, प्रकारात्मक जो है आदेशक हाँ। नोट कर लीजिए। क्या आज कर रहा हूँ मैं, है ना। प्रकार्यात्मक हाँ, मैं कुछ और लिख रहा था। प्रकारात्मक आदेशक, तो आप यहाँ पे इसको नाम नोट कर लीजिए। किसका नाम आता है? टालकार्ड पार्सन्स का। इसकी अवधारणा इसने दिया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए। निम्न में से कौन सामाजिक समूह कार्य के मॉडल सामाजिक लक्ष्य उपचार अननोन से सबसे अधिक संबंधित है? अब आप देखिए, मैं अब ये पेपर 2017 का मैं पहले भी करवाया था, जैसे आज आप लोगों के साथ करवा रहा हूँ। ये पेपर 2021 में आया हुआ प्रश्न है। 2021 में प्रश्न आया हुआ है। अब प्रश्न वो ये था कि नाम दिया हुआ था पापेल रोथमैन का, रेसिप्रोकल का, ठीक है, इनटेक का, मतलब इस तरीके से नाम दिए गए थे, आपको सम्मिलित करना था। पेपर यहाँ पे 2017 में अगर हम बात करेंगे तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 11 का, सही जवाब जो है 11 नंबर का क्वेश्चन, वो पापेल एंड रोथमैन का है। राइट है या रॉन्ग? राइट है। और Right. हाँ। तो हाँ, यही इन्हीं का ही कॉन्सेप्ट ये है, इसलिए आप इनको ध्यान रखिए। बात करें अगर गेशेल-कोनफ्का के बारे में, गेशेल-कोनफ्का सोशल केशवर के बारे में बात करता है हेल्पिंग प्रोसेस को लेकर 1971 में। काफ़ी फेमस पर्सन है गेशेल-कोनफ्का। तो मेरे हिसाब से ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, मैंने कई बार जब भी कोनफ्का का नाम आता है, कभी रियल हो सकता है कि मैं ना बोलूँ, किसी विद्वान का नाम अगर आता है जो चर्चित होते हैं, जो पेपरों में आते रहते हैं, उनके बारे में हमेशा किताबों के बारे में बताता रहता हूँ, जो फेमस किताबें रहती हैं उनकी। ग्रुप वर्क इन द इंटरवेंशन के बारे में बात करने वाले कोई विद्वान है तो वो गेशेल-कोनफ्का ही है। बात करते हैं टोसलैंड एंड रिशाव के बारे में, रिवाज के बारे में। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क प्रैक्टिस की बात करता है ये।
टोसलैंड। यहाँ तक कि एम्पावरमेंट सीरीज की बात भी करने वाला अगर कोई विद्वान है तो वो रिसाव ही है, रिवास भी है, रिवास। बात करें अगर हम लोग ग्लेशियर और जो है मयादा, देखो नाम बड़े अजीब गरीब मिलते हैं ना, कोई बात नहीं है ना, नाम कितना भी अजीब गरीब मिले लेकिन आप लोगों को बस याद होना चाहिए वो चीज़ें। इसने रियलिटी थेरेपी एंड चॉइस थेरेपी के बारे में जिक्र करने वाला विद्वान है। ये आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप लोग इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी आप मेडिकल सोशल वर्क के बारे में पढ़ते ना, तो मैं आप लोगों को वहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाता, ठीक है, कि क्या है रियलिटी थेरेपी और चॉइस थेरेपी, ठीक है। तो इसके बारे में जाना जाता है ना, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 12 के बारे में। देखो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो थर्ड वाला ही सही है, यानी सी वाला। बात करेंगे 12। देखिए व्यवहार सुधार में निम्न में क्या शामिल। देखो अब मैंने आपको व्यवहार सुधार पढ़ाया है, अब आप ये कहिए कि जैसे मैं पढ़ाया हूँ वैसे आ जाए, तो ये तो भाई इम्पॉसिबल है। अब देखिए व्यवहार सुधार में निम्न में क्या शामिल होता है, अप्लाइड टाइप के प्रश्न है। अब आपको बताना चाहिए इसमें क्या होना चाहिए। व्यवहार परिवर्तन के लिए अधिगम सिद्धांतों का अनुप्रयोग, चौथा। ओके, ऑप्शन बी है क्या, व्यवहार को उद्दीपन नियंत्रण के अधीन लाना। नहीं मैडम, देखो मेरा कहने का मतलब अधीन गलत जवाब। एक ऐसा शब्द है जहां आप किसी के अधीन है, किसी के बाद है। तो मेरा कहने का मतलब व्यवहार सुधार के लिए क्या काम शामिल करना चाहिए, तो ये थोड़ी उचित रहेगा कि आप किसी के अधीन बना दो। मैं कह रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर जा रहा है, बार बार उसका हाथ पकड़ के लेके जाओगे। कोई डिसेबल बच्चा है, रैंप पे चढ़वा रहे हो तो उसका हाथ पकड़ के बार बार उसे चलाओगे, उसे इंडिपेंडेंट बनाओ, है कि नहीं। तो इसलिए अधीन लाना तो जाहिर सी बात है उद्दीपक को लेकर उचित कहना नहीं सही रहेगा, है ना, इसलिए आप इसको काट दीजिए। अंतर्दृष्टि के समस्याओं को सुलझाना भी आप काट दीजिए। पुनर्बलन की अनुपस्थिति में अधिगम प्रदर्शित करना को भी काट दीजिए। बेसिकली क्या आता है कि पुनर्बलन जब उपस्थित होता है तो अधिगम प्रदर्शित तो होता है लेकिन तीव्र होता है, लेकिन अनुपस्थिति में बात कर दिया कि अधिगम प्रदर्शित होता है। कहाँ से प्रदर्शित होगा, जब उसे मोटिवेशन मिलेगा ही नहीं, तो रेनफोर्समेंट मिलेगा नहीं तो कैसे काम होगा। तो वो व्यवहार सुधार के लिए कहना उचित नहीं होगा। व्यवहार परिवर्तन के लिए अधिगम सिद्धांतों का जब आप प्रयोग करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से OCT जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरीज की बात करते हैं, स्किनर की बात करते हैं, तो वो मिल जाता है। जेबी वाटसन व्यवहार के जनक कहे जाते हैं। और व्यवहार संशोधन के शब्दों की अगर हम बात करते हैं, चिकित्सा के रूप में सबसे पहले बताने वाला कोई विद्वान अगर रहा है तो वो स्किनर ही रहा है ना, सॉरी सबसे पहले थॉर्नडाइक रहा है, फिर बाद में जो है इसका स्किनर ने चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया। इसलिए चिकित्सा के रूप में जब प्रयोग किया तो इसीलिए इसको जाना जाता है थेरेपी के रूप में, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के रूप में स्किनर को ही। परंतु ये प्रश्न स्किनर से ही है, केवल आपको समझना है, ये प्रश्न जो है स्किनर से ही है, अप्लाइड टाइप के बनाए गए प्रश्न थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका मैडम 4 होगा। क्यों कुणाल सर, समझ में आ रहा है। देखिए बच्चे बड़े शरीफ हैं लड़के, जितने बेचारे बहुत कम बोलते हैं, है ना, कहने पर भी कहूँगा तो भी नहीं बोलते जल्दी। भाई बोल दिया करो कुणाल, संजय। मेरे समझ से मेल स्टूडेंट होते ही बहुत कम है ना। चलो भाई थोड़ा सा पढ़ा करे भाई, बोला भी करे। एक सर हैं भाई, क्या नाम, विजय जी, मैं बार बार विजय जी को मैं संजय बोलता हूँ, है ना। चलो कोई नहीं। हाँ देखिए सामान्यतः क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, सामान्यतः समूह कार्य में कार्यक्रम के चयन का उत्तरदायित्व डैश का होता है। देखिए सामान्यतः समूह कार्य में कार्यक्रम के चयन का उत्तरदायित्व डैश का होता है, तो किसका कहना उचित समझेंगे आप। व्यक्तियों का होगा चौथा नहीं, यहाँ पे अगर आप चौथे नंबर पे बोल रहे हैं, देखिए अभी सुन लीजिए मेरी बात। देखिए एक क्या होता है, एक तो समूह होता है, जब हम कभी प्रक्रिया वगैरह पे बात करते हैं किसी कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए करना, तो हम एक समूह की बात करते हैं, फिर हम एक संस्था की बात करते हैं, फिर हम एक संस्था के साथ साथ कार्यकर्ता की बात करते हैं। ये बेसिकली मैडम जब हम किसी कार्यक्रम वगैरह को लेकर जो है
अंगों के रूप में रिप्रेजेंट करते हुए बात करते हैं। तो ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं, चाहे आप कम्युनिटी वर्क में पढ़ेंगे तो समूह की जगह समुदाय आ जाता है, बाकी 3 तो शामिल ही शामिल रहेंगे। और समूह पढ़ेंगे तो भी ये शामिल रहेंगे, उसमें जो है समुदाय के बजाय समूह हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है आपके सामने कि सामान्यतः समूह कार्य में जब आप कार्यक्रम का चयन करने का उत्तरदायित्व तो देते हैं तो डैश में किसको, क्या ये तीनों को देना उचित समझा गया? अगर हम बात यहाँ पे करें 13 में, तो सबसे सही जवाब समूह की सदस्यता होगी, समूह की सदस्यता होगी, ना कि कार्यकर्ता होगी। समूह की सदस्य, क्योंकि कार्यक्रम के चयन का उत्तरदायित्व तो समूह सदस्यताओं का ही होता है। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं कि कार्यकर्ता सदस्यता को बढ़ाएगा, तो बढ़ाने वाले क्रियाविधि को आप इसमें ना जोड़े ना, आप जोड़े ये कि उसमें उत्तरदायित्व तो किसका है, कार्यक्रमों का चयन करने का। ये हमारा उत्तरदायित्व, हमने बता दिया आपको ऐसे ऐसे करना हो, इम्प्लीमेंट तो आपको करना है, आपके ग्रुप वाले को। तो समूह के सदस्य हुए ना हुए, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही ये होगा। अच्छा, रही दूसरी बात एजेंसी को लेकर, एजेंसियाँ भी भूमिका नहीं निभाएगी। एजेंसियाँ बेसिकली कार्यकर्ता की ही तरह है, जैसे कार्यकर्ता कर रहा था, बना दिया कोई कार्यक्रम वो चयन करने के लिए, तो उत्तरदायित्व तो उन्हीं को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से एजेंसियां भी वही काम करेगी जैसे कार्यकर्ता काम करता है। ऑप्शन आपका पहला ही सही माना जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछना था। क्या सर, एक क्वेश्चन था कि उसमें कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो ऑप्शन में उसमें दिया था एजेंसी और सदस्य, तो ये सही होगा कि मतलब कोई भी कार्यक्रम बनाएंगे तो उनको कैसे जानकारी नहीं देंगे? फिर से क्वेश्चन बताइए आप क्वेश्चन दोबारा से बोलिए। जब कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो उसमें किसको जानकारी नहीं होती है, ऐसा दिया जाता है। कोई कार्यक्रम तो बनाते हैं, ऑप्शन थे। प्रश्न कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो किसको जानकारी नहीं होती है, किसको जानकारी नहीं होती है, ऑप्शन बताइए। संस्था और सदस्य आए थे, संस्था और सदस्य, और ये दोनों का ऑप्शन सही था, बाकी यही ऑप्शन थे सारे। नहीं, मैं 2 ही ऑप्शन बोला, 3 ऑप्शन बोला। सर देखो यहाँ तो 2 ऑप्शन में तो सभी जानकारी सदस्य तो होगा सही। यहाँ पे गलत चुनाव तो नहीं चाहते, गलत चुनाव तो ये तो सही। कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो किसको जानकारी नहीं होती है, तो जानकारी नहीं होती तो सदस्य को ही नहीं, क्योंकि गोपनीय रखना। और फिर इंस्टीट्यूट, अब कोई देखो, अब यहाँ पे परिप्रेक्ष्य 2 बातें होती है कि एक आंतरिक समस्याएं भी होती है, एक बाह्य समस्याएं भी होती है। जो आंतरिक समस्याएं होती है वो तो सबको किसी को शेयर नहीं की जाती है। आप कॉमन सी बात ले लो, अपनी एनजीओ की बात लो। अच्छा, कॉमन की बात क्या, अपने घर की ही बात ले लो। अपनी घर की बात किसी को बताते हो? अपनी ही बात ले लो, किसी को बताते हो? नहीं ना। तो वही सिस्टम है बेसिकली। प्रश्न यहाँ पे अगर आप पूरा बताते तो मैं बताता आपको, लेकिन ये 2 ऑप्शन में मैडम आपका सदस्य करेक्ट रहेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सदस्य ऑप्शन में यही था, सदस्य और संस्था दोनों एक ऑप्शन में थे, तो दोनों सही दिया था, इसलिए तो मैं अभी कंफ्यूज हो गई पढ़ के। नहीं, तो ग्रुप में डाला था सर किसी ने वो क्वेश्चन, क्या हुआ था? ग्रुप में ही डाला था सर। अच्छा, चलो ठीक है, अगर होगा दोबारा से डाल देना आप, अगर ढूंढ लेते हाँ, हैं, मैं मिल पढ़ लेते के हैं। फिर चलो दोबारा भेज ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 14 नंबर का। प्रश्न को और अच्छे से करने की कोशिश करिए। 14, धारणीय विकास लक्ष्य का केंद्र बिंदु क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे। ये प्रश्न 2021 का। जनता संग्रह संपन्नता। ऑप्शन नंबर डी, जनता ग्रास संपन्नता शांति साझेदारी। और ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, इसमें क्या मैं समझाऊं, यही शब्दों को ना इसमें पूरा कर दिया है ना। तो बहुत सरल प्रश्न था, ऑप्शन यही सही हो जाएगा। आप बल्कि जानते भी है 2015 से 2030 17 लक्ष्य 169 यानी 169 विशिष्ट लक्ष्य रखे गए। ये आप जानते हैं भली भांति तरीके से। एमडीजी में 8 गोल थे, 18 टारगेट थे, 2000 से लेकर 2015 तक चलाया गया था। लक्ष्यों की गणना जो हुई थी 1990 में किया गया था, है ना। तो ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसमें क्या मैं चर्चा पर चर्चा आप लोगों से करूँ, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 कि एक व्यापक अवधारणा जिसमें मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन निहित है, जिन्हें किसी समाज को रूपांतरित करने के लिए संकलित कार्य के एक भाग के रूप में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने, परिभाषा के रूप में ये देखो प्रश्न आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 परिवर्तन जी, सामाजिक विकास ये प्रक्रिया होगा। यहाँ पे सही जवाब आपका क्या होना चाहिए? 15 का सही जवाब आपकी सामाजिक विकास होना चाहिए। आप प्रश्न को भी पढ़ लीजिए, दोबारा से पढ़ने की कोशिश करिए। रूपांतरण बोल रहा है ना सर। देखो यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रश्न आप फिर नहीं समझे।
मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक व्यापक अवधारणा। अब कुछ बच्चे आप जैसे लोग होंगे तो कहेंगे कि रोहन सर तो कई बार बोलते हैं बड़ा व्यापक परिवर्तन होता है, तो सामाजिक क्रिया पे जा सकते हैं यहीं से भी, लेकिन यहीं मत जाइए और आगे पढ़िए। तो ये गलत है। अभी तक यहाँ तक पढ़ रहे हो व्यापक परिवर्तन के रूप में, व्यापक परिवर्तन के रूप में, तो हम कहेंगे सामाजिक क्रिया। लेकिन व्यापक अवधारणा बता रहा है आपसे प्रश्न, जिसमें मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन निहित है। अब जो मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व किया गया है। जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सारा इसमें इन्वॉल्व है, जिसे किसी समाज को रूपांतरित करने के लिए संकलित कार्य में एक भाग के रूप में परिवर्तित हो गया। अब ये परिवर्तन जो है ना एक भाग के रूप में बदल गया और वही विकास के रूप में बदला है। तो वो सामाजिक विकास है, ना कि सामाजिक परिवर्तन है, ना कि सामाजिक परिवर्तन है। प्रश्न को आप नहीं समझेंगे तो प्रश्न आप गलत करके आ जाएंगे। ऐसे में प्रश्न आपको समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 सूत्र है कि बालिकाओं की संख्या जन्म संख्या इंटू कुल जनना जो है जननांता दर बटे में कुल जनसंख्या कर दीजिए और इसका प्रयोग किस परिकलित के रूप में प्रयोग होगा। तो आपको बता दूं सकल प्रजनन दर को रिप्रेजेंट करता है ये, और यही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, GRR, सकल प्रजनन दर। ठीक है भाई? ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। हाँ आप कह सकते हो। तो बेसिकली इसमें बेटियों की या जो औसत संख्या औरत अगर वह प्रसूति साल उसके बारे में अगर जो चीज़ें मेंशन की गई है, कहने का मतलब अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे शक्ल में, तो ये प्रजनन दर को लिंग अनुपात के अधीन 45 साल की उम्र के मोटे तौर पर है। बेसिकली यहाँ पर जो है इस तरीके से जब हम निकालते हैं सकल प्रजनन दर, तो वो हम निकालते हैं बालिका शिशु जन्म संख्या और कुल जननता दर या प्रजनता दर कह सकते हो, बटे में कुल जन्म संख्या को ले लेंगे हम, कुल जन्म संख्या को ले लेंगे। तो वो एक्टिविटी जो है यहाँ पे संचालित रहती सकल मृत्यु दर, सॉरी यार सकल प्रजनन दर, सकल प्रजनन दर। ठीक है, GRR के नाम से भी जाना जाता है इसको। हाँ भाई, ऐसे ही सर मृत्यु दर भी निकाल सकते हैं ना? हाँ जी, कुल इसी से सर मृत्यु दर भी निकाल सकते हैं ना? या इसी तरह से बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट 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 राइट। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखिएगा सभी लोग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है समझने वाली हैं आप सब, है कि नहीं? चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो एक हमारे सामने आता है, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमें वो भी ध्यान रखना चाहिए। सामान्य जननता दर, ये क्या हो सकता है, कोई बताना चाहेगा मुझे? नहीं पता सर। ओके, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। मेरी बातों को आप लोग जो है ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ जो अगर हम बात करते हैं सामान्य जनता दर, बेसिकली GFR के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा GFR के नाम से ये जाना जाता है। और इसका कैलकुलेटर जब हम करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, कोई बताना चाहेगा कैलकुलेटर किस तरीके से करते हैं भाई? सर 1000 जनता दर 1000 वो ना प्रति 1000 पे जो रिप्रोडक्टिव रेट होगी तो वही होगी ना? भाई बता नहीं रहे हैं, क्या नाम उनका है भाई? विजय जी बोलिए कुछ, विजय जी बोलिए बोलिए कुछ, एक्सप्लेन करें। थोड़ा बहुत आप लोग बताइए कुछ ना। सर सामान्य जनता दर वो होता है सर कि जब हम जनसंख्या का वो निकालते हैं सर, कुल जनसंख्या कितने हुई है उसके लिए होता है सामान्य जनता दर। अच्छा, फर्टिलिटी आएगा सर ऐसे ना, ग्रॉस फर्टिलिटी रेट। उसमें कुल जनसंख्या आती है, एक समय में कितने बच्चे हमारे जन्म लेते हैं, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं इसमें। उसके बारे में। हाँ जी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब आप ये रखिए यहाँ पे। अच्छा, इसके अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो इसका सूत्र क्या बनेगा? चलिए, अगर हम बात करते हैं फार्मूले के बारे में तो क्या सूत्र बनेगा इसका? सर इसमें आएगा सर शिशु जन्म संख्या हाँ हाँ। इसकी निकाल लें, उसके हिसाब से होगा ना। अच्छा, इसकी निकाल लें। एक मिनट, ऐसा करते हैं, सुनिए। अभी एक्चुअली ना मैं क्लास को थोड़ा सा ऑफ कर रहा हूँ, कुछ थोड़ी सी हो गई है ना।